हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद फाइजा। आज हम एक ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम और उसके सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपके जो जख्म है, जो घाव है, वो धीरे धीरे भर रहे हैं। जख्म को सुखाने में वक्त ज्यादा लगता है। तो आप यहाँ पे देखिए इस वीडियो में, नॉर्मली किसी इंसान को जब भी चोट लगती है तो उस इंसान को जख्म भरने में 3 से 4 दिन या फिर मैक्सिमम 7 दिन लगता है। ये जो हेल्थ प्रॉब्लम है उसमें क्या होता है कि पेशेंट को अभी चोट लगी है तो उनका जो घाव है, जो जख्म है, वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। जैसे कि हफ्ते, 2 हफ्ते या फिर मैक्सिमम 4 हफ्ते भी हो सकते हैं। इस तरीके से जख्म को भरने में बहुत समय लगता है और आपके जो घाव है वो इस तरीके से धीरे धीरे भर रहे हैं। आप यहाँ पे देखिए कि घाव भरने में मैक्सिमम यहाँ पे देखिए नियर टू 1 मंथ भी हो सकता है। आपका वजन जो है वो अचानक से कम हो जाता है, आपको बहुत ज्यादा प्यास लगने लगती है, पेशाब आप ज्यादा समय तक रोक नहीं पाते हैं। आपको फील होता है कि आपका यूरिन आ रहा है लेकिन आप यूरिन रोकने की क्षमता नहीं रखते हैं। बार बार आपको पेशाब करने जाना पड़ता है, बार बार आपको यूरिन आ रहा है। तो ये जो सभी हेल्थ प्रॉब्लम है उसके बारे में आज हम डिटेल में सीखेंगे। माई सेल्फ मिस फाइजा जाखवाला, आई एम फार्मासिस्ट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो लेक्चर ब्लड शुगर पे। तो ये जो सभी प्रॉब्लम्स हैं वो इंडिकेट करते हैं कि पेशेंट को ब्लड शुगर की बीमारी हो सकती है। तो आज हम बेसिक ऑफ प्रॉब्लम, उसके सिम्टम्स, कारण, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड मेडिसिन ऑप्शंस के बारे में सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि ब्लड शुगर है क्या। डायबिटीज की कंडीशन पेशेंट को कब हो सकती है? तो ये एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें पेशेंट का ब्लड का शुगर का लेवल जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है कंपैरेटिवली नॉर्मल वैल्यूज। तो ये जो है वो टाइप 1 की हो सकती है या फिर टाइप 2 की डायबिटीज हो सकती है। अब हम यहाँ पे ये जो चार्ट है उससे अगर समझे तो अगर किसी को ब्लड शुगर टेस्ट करवाना है तो उसकी नॉर्मल फास्टिंग यानी कि आपको खाने से पहले की जो शुगर लेवल है वो नॉर्मल कितनी होनी चाहिए? तो 80 से 100। अगर कोई इंसान खा रहा है कि खाने के बाद वो अगर चेक करता है तो नॉर्मल कंडीशन में उसकी 170 से 200 होगी। और खाने के 2-3 घंटे बाद उसका अगर हम डायबिटिक लेवल चेक करें तो यहाँ पे आप देखिए ब्लड शुगर का लेवल 120 से 140 तक का हो सकता है। ना अब अगर हम ये जो येलो पार्ट है उससे समझे तो यहाँ पे आप देखिए कि खाना खाने से पहले के वक्त में पेशेंट का 101 से 125 तक का शुगर लेवल रहता है। तो उस दरमियान पेशेंट को हम माइल्ड या फिर स्टार्टिंग फेज कहते हैं डायबिटिक कंडीशंस का। तो यहाँ पे आप इस तरीके से देख सकते हैं कि अगर वो खाना खाने के बाद तुरंत चेक करता है तो 190 से 230 और अगर 2-3 घंटे के बाद करता है तो 140 से 160 तक का हो सकता है। अब अगर इससे बढ़ गया, जैसे कि फास्टिंग कंडीशन में खाना खाने से पहले ही आपको 126 से ज्यादा डायबिटिक कंडीशन हो रही है, ब्लड शुगर लेवल ज्यादा हो रहा है, तो पेशेंट को डायबिटिक कहते हैं। ऐसे पेशेंट को डायबिटीज की कंडीशन कह सकते हैं, जो हम टाइप 1 की और टाइप 2 की डायबिटीज हो सकती है। तो खाना खाने के बाद और 2-3 घंटे बाद का शुगर लेवल आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरीके से 200 प्लस का उसका शुगर लेवल हो सकता है। तो ये जो शुगर लेवल बढ़ गया है तो उसे ठीक कैसे करना है, कैसे कम कर सकते हैं? तो इसका एक डायग्नोसिस टेस्ट आता है HbA1c टेस्ट स्कोर। तो यहाँ पे आप देखिए इस तरीके से एक्सीलेंट, गुड एंड पुअर डायबिटिक स्कोर यहाँ पे दिखाया गया है। तो इस तरीके से इसका डायग्नोसिस हो सकता है। अब सिम्टम्स के बारे में देखें कि अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज है तो उसको क्या क्या सिम्टम्स दिखते हैं। सबसे पहला जो सिम्टम्स है वो ये है कि पेशेंट को बार बार और फ्रिक्वेंटली यूरिन करने जाना पड़ता है, पेशाब करते वक्त दर्द होना और आपके जो घाव है वो धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं, स्लो वाउंड हीलिंग होता है, ऑलवेज आपको भूख लगती है, क्रेविंग्स होती है कि आपको ये खाना है वो खाना है। इस तरीके से आपको ज्यादा भूख लग सकती है, ज्यादा आपको पानी पीने की इच्छा होती है, प्यास लगती है और नसों में दर्द होना, जिसे हम न्यूरोपैथी पेन कहते हैं, जिसके कारण आपको सेंसेशन हो सकती है। और कई बार ऐसा हो सकता है कि पैरों में या फिर हाथों में नंबनेस आ जाना, टिंगलिंग सा फील होना, अचानक से आपका जो वेट है वो कम हो गया है,
आपका विजन ब्लर हो गया है, आपको ठीक तरीके से दिख नहीं रहा है, ब्लर ब्लर सा दिख रहा है, तो ये भी एक उसका सिम्टम्स है। यूरिन इन्फेक्शन हो जाना, तो आपको बार बार पेशाब करने की इच्छा तो होती है, बार बार यूरिनेशन भी आ रहा है, जिसके कारण आप पब्लिक टॉयलेट सच काइंड ऑफ केसेस में यूज करते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपका यूटीआई का रिस्क बढ़ जाता है। यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस। तो यूरिनरी ट्रैक में आप यहाँ पे देखिए यूरेथ्रा में जब भी बैक्टीरिया की एंट्री होती है तो वहाँ पे आपको इचिंग हो सकती है, इन्फ्लेमेशन हो सकता है और यूटीआई जैसी कंडीशंस हो सकती है। तो बैक्टीरिया आपके जो यूरिनरी ट्रैक है उसमें ट्रैवल डाउन करते हैं और आपका जो ब्लैडर है वो इन्फ्लेम करते हैं। उसके बाद आपको वजाइनल इन्फेक्शन हो सकता है। तो वजाइनल कैविटी आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको इन्फेक्शन हो गया है, यूनि में इन्फेक्शन हो जाना, तो ये जो सभी सिम्टम्स हैं वो ब्लड शुगर के इंडिकेट करते हैं। आप कॉजेस के बारे में सीखिए कि किस कारण से पेशेंट का ब्लड शुगर लेवल बढ़ सकता है। अगर पेशेंट को हेल्दी डाइट रखने की आदत नहीं है या फिर अनहेल्दी फूड ले रहा है, जैसे कि ज़्यादातर मात्रा में स्वीट्स खाना, रेस्ट, उसकी जो सेडेंटरी लाइफ है वो हो गई है, जंक फूड्स खा रहे हैं, अनहेल्दी ड्रिंक्स ले रहे हैं, ये जो सारी बैड हैबिट्स है उसके कारण पेशेंट को ब्लड शुगर का लेवल इंक्रीज हो सकता है। उसके बाद उसकी लाइफ में किसी भी प्रकार का स्ट्रेस है या फिर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस रहता है तो उस कंडीशन में भी पेशेंट को ब्लड शुगर हो सकता है। नींद पूरी तरीके से पेशेंट नहीं ले पा रहा है, उसकी जो नींद है वो लेट नाइट तक जगने की आदत है, तो इस तरीके से पुअर स्लीप में भी ये पेशेंट को हो सकता है। और उसके बाद है वो हार्मोनल इम्बैलेंस। अगर आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ये जो सारे हार्मोन्स हैं वो डाउन हो गए हैं तो हार्मोनल चेंज से भी पेशेंट को डायबिटीज हो सकती है। और किसी को जेनेटिकली भी हो सकता है, प्रीवियसली मदर फादर में से आया हुआ ये ब्लड शुगर है वो आपको जेनेटिकली भी हो सकता है। अगर किसी को पैंक्रिया में प्रॉब्लम है तो पैंक्रियाटिक कंडीशंस में ये होता है हमारा जो पैंक्रिया है उसमें बीटा पैंक्रियाटिक सेल एक नामक होता है। तो ये जो सेल है उसका काम क्या है, तो वो सेल इंसुलिन प्रोवाइड करता है। तो पैंक्रिया में जब भी हमारा इंसुलिन डाउन हो जाएगा, ठीक तरीके से इंसुलिन नहीं बन पाता है, तो उसके कारण भी पेशेंट को डायबिटीज की कंडीशन हो सकती है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, जैसे कि बीटा सेल आपके डैमेज हो गए हैं। तो बीटा सेल कहाँ है, मैंने आपको प्रीवियस बताया कि बीटा सेल हमारी पैंक्रियाज में होते हैं। तो पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स डैमेज हो जाना, तो ये जो सारे कारण हैं वो रह सकते हैं। अब बात करें डायग्नोसिस की, तो इसका डायग्नोसिस क्या कैसे जा सकता है, कैसे रीजन को फाइंड करना है। तो सबसे पहला जो कारण है वो है मेडिकल हिस्ट्री। पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री चेक करते हैं। मेडिकल हिस्ट्री में चेक करते हैं सच काइंड ऑफ मेडिसिन ऐसी होती है जिसके कारण पेशेंट का ब्लड शुगर इंक्रीज हो सकता है। तो पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री सबसे पहले चेक कीजिए, सबसे पहले उसका पेशेंट काउंसलिंग कीजिए, उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में पेशेंट का मेडिकल कंडीशंस चेक करते हैं कि उसकी ब्लड शुगर है वो किस तरीके से है, स्ट्रेस कितना है, वो क्या खा रहा है, कौन सा फूड ले रहा है, इस तरीके से फिजिकल एग्जामिनेशन होता है। उसके बाद है ब्लड टेस्ट। तो ब्लड टेस्ट में खास करके मैंने आपको पहले बताया HbA1 जिसे हम ब्लड शुगर के टेस्ट कहते हैं, तो वो भी पेशेंट का हो सकता है ब्लड शुगर टेस्ट होना। और उसके बाद जो है वो रैंडम ब्लड शुगर जिसे हम RBS कहते हैं, FPG फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज टेस्ट, यानी कि फास्टिंग स्टेज में आपको अपना जो ब्लड है उसमें से प्लाज्मा कलेक्ट करके उसका टेस्ट करते हैं। देन OGTT ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, आपकी बॉडी में ग्लूकोज का टॉलरेंस कितना हो गया है उसका टेस्ट होता है। एंड हीमोग्लोबिन A1C HbA1c टेस्ट। तो ये जो सारे डायग्नोसिस हैं वो पेशेंट के किए जाते हैं। अब ट्रीटमेंट ऑप्शंस की बात करें कि किसी पेशेंट को ब्लड शुगर बढ़ गया है, डायबिटिक कंडीशंस हो गई है, तो उसकी क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है। तो सबसे पहले जो बैड हैबिट है खाना खाने की, पुअर बैड हैबिट रहती है, आपको जंक फूड खा रहे हैं, स्वीट्स खा रहे हैं, तो उसे कट आउट करके आपको हेल्थी डाइट लेनी है। तो यहाँ पे नंबर्स ऑफ एग्जाम्पल दिए गए हैं, तो इस तरीके से आप हेल्थी डाइट ले सकते हैं। और आपको अपना स्ट्रेस कम करना है। स्ट्रेस कैसे कम करेंगे, तो योगा एंड मेडिटेशन थेरापी से आप अपना जो स्ट्रेस है वो कम कर सकते हैं। रेगुलर आपको स्लीप लेनी है, कम से कम 8 से 10 घंटे की स्लीप आपको लेनी है। उसके बाद आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी है और वॉकिंग या फिर आप साइकिलिंग की भी कर सकते हैं, जिससे कि आपकी जो सेडेंटरी लाइफ है वो आपकी वर्किंग कंडीशन में
हो जाए। देन आपको शुगर लेना अवॉइड करना है, एडिड शुगर खास करके नहीं लेनी है। तो मेनली आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप कोई भी पैकेट फूड खा रहे हैं तो उसमें पीछे आपके लिखा हुआ होगा एडेड शुगर कितना है। अगर आप चॉकलेट खा रहे हैं तो चॉकलेट में भी उसके पीछे एडेड शुगर लिखी होगी, इतने परसेंट के इतने मात्रा में एडेड शुगर है, तो हमें एडेड शुगर वो भी अवॉइड करना है। देन फ्रेश केरला जूस आप ले सकते हैं, तो ये भी एक अच्छी प्रॉपर्टी देता है जिससे कि आपका ब्लड शुगर वो भी आप कंट्रोल में कर सकते हैं। नाउ अब हम मेडिसिन ऑप्शंस के बारे में बात करें कि ब्लड शुगर को कम करने में कौन सी मेडिसिन हेल्पफुल रहती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ग्लाइकोमेट 500 SR, तो SR यानी कि सस्टेन रिलीज, आप यहाँ पे देखिए इस तरीके से लिखा हुआ है। तो इसका जो डोज है वो 0.5 से 2.5 ग्राम पर डे का रहता है। मेनली पेशेंट को दिन में 2 से 4 डोज प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। देन उसके बाद ग्लाइकोमेट 850, इसका डोज ज्यादा स्लाइटली इंक्रीज हो गया तो 850 डोज में रहता है। तो इसका जो डोज है 0.5 से 2.5 ग्राम पर डे पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं। तो 2 से 4 डोज जो है वो, या फिर 2 से 4 टाइम पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं। देन ग्लाइकोमेट 1 ग्राम, तो ये भी 1 ग्राम में अवेलेबल है, इसका भी सेम तरीके से डोज रहता है। बिकॉज सेम तरीके से डोज क्यों रहेगा, तो यहाँ पे आप देखिए स्टार्टिंग रेंज 0.5 से 2.5 तक है, तो यहाँ पे हमारी है 1 ग्राम तक, तो इतने ग्राम में इसका डोज रहता है। तो पेशेंट को इसकी सीवियरिटी और कंडीशंस के मुताबिक सजेस्ट की जाती है। देन ग्लिपिजाइड 5 mg में अवेलेबल रहता है, तो ग्लिपिजाइड 5 mg इसका स्टार्टिंग डोज है और 20 mg उसका लास्ट डोज, तो मेनली 1 to 2 डोज पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं। देन फॉक्सिका, तो ये जो फॉक्सिका है तो इसमें डेपाग्लिफ्लोजिन 5 mg ओरली पेशेंट को दिन में एक बार प्रिस्क्राइब की जाती है। तो ये 10 mg की भी वेरिएंट में अवेलेबल है, तो 5 से 10 mg पेशेंट को एक बार या फिर 2 बार प्रिस्क्राइब करते हैं। देन ग्लिबेनक्लामाइड 5 mg, तो ग्लिबेनक्लामाइड जो है वो पेशेंट को 5 से 15 mg दिन में एक डोज या फिर डोज जो है वो पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं, यानी कि एक टेबलेट एक बार या फिर दिन में 2 बार सजेस्ट की जाती है। तो ये जो है वो एमक्योर फार्मास्यूटिकल कंपनी बनाती है और इसका ब्रांड नेम डेओनिल नाम से जाना जाता है। ग्लिक्लिजाइड की यहाँ पे 60 mg की भी अवेलेबल है, तो इसका जो डोज है वो 40 से 240 mg पर डे, 1 से 2 डोज पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं। देन उसके बाद बात करें पायोग्लीट, तो पायोग्लीट ये जो है वो उसका ब्रांड नेम है 50, वो उसका डोज रहता है 15 mg। तो डोज में पेशेंट को 15 से लेके 45 mg दिन में एक बार प्रिस्क्राइब किया जाता है। नाउ उसके बाद बात करें कार्बोज, जो उसका ब्रांड नेम रहता है वो है ग्लूकोबे, तो ग्लूकोबे 50 के नाम से जानी जाती है। बेयर्स फार्मास्यूटिकल कंपनियों से बनाती है जो कि जाइडस की सब ब्रांचेस में है। तो यहाँ पे आप उसका डोज देख सकते हैं 50 से 100 mg दिन में 3 बार पेशेंट को प्रिस्क्राइब किया जाता है। उसके बाद है सिटाग्लिप्टिन फोस्फेट, तो इसका भी सेम डोज रहता है 50 से 100 mg दिन में 3 बार। देन ग्लिमेप्राइड, तो ग्लिमेप्राइड 1 mg में अवेलेबल रहता है, 10 की पैक में टेबलेट्स आती है, स्ट्रिप पैकेजिंग में अवेलेबल रहती है। तो यहाँ पे आप देखिए इसका जो डोज है वो 1 से 6 mg दिन में एक बार पेशेंट को प्रिस्क्राइब किया जाता है। उसके बाद ग्लाइकोमेट GP1, तो GP1 यहाँ पे आप देखिए इसका सिंगल डोज थेरापी है, पेशेंट को दिन में 2 बार प्रिस्क्राइब करते हैं। उसके बाद GP2, तो GP2 में भी सेम तरीके से डोज रहेगा, 1 टेबलेट दिन में 2 बार। देन विडाग्लिप्टिन भी एक न्यू मोइटी है, तो ये जो न्यू मोइटी है वो पेशेंट को 50 mg दिन में एक बार या फिर 2 बार खाना खाने के बाद प्रिस्क्राइब करते हैं। देन डिबोनिल ड्रॉप्स, तो ये होम्योपैथिक ड्रॉप्स है, तो अगर किसी पेशेंट को होम्योपैथिक ड्रॉप्स आपको सजेस्ट करने हैं तो 10 ड्रॉप्स हाफ कप ऑफ वाटर में दिन में 2 से 3 बार आप पेशेंट को सजेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद डिबोनिल टैबलेट्स भी आती है, तो ये भी एक होम्योपैथिक मेडिकेशंस है, होम्योपैथिक टैबलेट्स है, तो 4 टैबलेट पेशेंट को दिन में 4 से 6 टाइम मैक्सिमम आपको सजेस्ट करनी है। देन हिमालय की बात करें तो हिमालय की डायबिकॉन DS टैबलेट आती है, तो ये जो टैबलेट है वो पेशेंट को 1 से 2 टैबलेट दिन में 2 बार सजेस्ट की जाती है। देन चरक कंपनी की हाइपोनिड, ये जो हाइपोनिड टैबलेट है वो पेशेंट को 1 टैबलेट दिन में 1 बार या फिर 2 बार सजेस्ट की जाती है। तो मैक्सिमम इसका जो डोज रहता है वो 1 टैबलेट या फिर 2 टैबलेट दिन में 2 बार सजेस्ट की जाती है।
देन उसके बाद दिव्य कांति की दिव्य मधुनाशिनी वती, ये जो पाउडर है वो पाउडर पेशेंट को दिन में 1 से 2 बार प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको ये वीडियो भी अच्छा लगेगा। तो ऐसे ही डिजीज एंड मेडिसिन के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आप मेरे चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।